कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमारा और आपका काम है लगातार अपनी सफलता की तरफ, अपने सफलता के मार्ग की राह को प्रशस्त करना। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में हमारे सामने कई परीक्षाएं हैं जिन परीक्षाओं को टारगेट करके हम पढ़ाई को एक नियमित दिशा दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारे दिमाग में एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि शायद ये परीक्षाएं आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। वर्तमान समय में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव की जो अंतिम तिथि है अर्थात पंचायत चुनाव का जो निष्पादन है स्वतंत्र रूप से 2 मई को संपन्न कराया जाएगा। 2 मई के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी, किस तरीके से सरकार का रवैया आपके प्रति रहता है, बेरोजगारों के प्रति सरकार का रवैया कैसा रहेगा, वो 2 मई के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि 2 मई को विधानसभा चुनाव भी जो बंगाल में होने वाले हैं वो भी समाप्त होंगे और 2 मई को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी समाप्त होंगे। आज हम जो है भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी लोग इतना जरूर जानते होंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो कुछ लोग याद किए होंगे कि 1774 में भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और यह जो है कलकत्ता में स्थित था। और यह किस एक्ट के तहत हुआ था, तो आप सभी लोग जानते होंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। मित्रों, ये जो क्वेश्चन आते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इससे भी कई तरीके के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में बहुत ही अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं। पीएससी लेवल पे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हुआ, बिहार पीसीएस हुआ, यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी जीडी के भी एग्जाम में ये पूछा जाए, हो सकता है नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर इतिहास से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाया जाएगा। क्यों उठाया जाएगा? क्योंकि आधुनिक भारत की शुरुआत ही यहाँ से होती है। इसे आप आधुनिक भारत में भी पढ़ सकते हैं और आप इसे जो है नागरिक शास्त्र अर्थात राज्य व्यवस्था में भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं। जब संविधान का विकास होता है तो संविधान का विकास नियमित रूप से किस तरीके से होता है, इसे आज हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके सामने हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपके बगल में हमारे हाथों द्वारा लिखा गया हैंड रिटन नोट्स लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप जो है उसे उतार लीजिएगा, पेन कॉपी कर लीजिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम यहाँ से उसे समझाने का भरसक प्रयास करेंगे। आपके दिमाग के अंदर एक पृष्ठभूमि बनी होनी चाहिए कि आप जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के भारत के स्वतंत्रता तक अंग्रेजों के द्वारा जो हम पर जुल्म ढाने के लिए जितने भी नियम लाए गए थे उन नियमों को हमें पढ़ना है। हमें शोषित करने के लिए नियम लाए गए थे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज हमारे ऊपर सहानुभूति दिखा रहे थे, वे सहानुभूति दिखा करके हमें शोषित करना चाह रहे थे, इसी वजह से ये नियम लाया गया था। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और हम आज आपको एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। शायद आपको यह पृष्ठभूमि नहीं तैयार रही होगी जिससे आप जो है इस चैप्टर को समझने में नाकाम आज तक रहे हैं। इस पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी लोग जानते हैं ब्रिटिश की महारानी उस समय एलिजाबेथ थी जब हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आती है। 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी चलाने के लिए यहाँ पर आती है। हमारे भारत देश में उस समय सोने की चिड़िया कही जाती थी। यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते थे और कई तरीके के व्यापार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होते थे, जिसे ये लोग यूरोप में ले जा करके हमारे यहाँ के दामों से 60 गुना ज़्यादा दाम लगा करके बेचते थे। उन्हें 60 गुना ज़्यादा फायदा होता था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब आई थी, इसे सबसे पहले आप जानिएगा। 1600 ईस्वी में हमारे भारत देश में आई थी और किसके कहने पर आई थी, तो तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ के कहने पर ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आई थी। आप इसे जानते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आती है और व्यापार करना प्रारंभ करती है। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती जाती है और एक वक्त आता है 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। जो बंगाल का गवर्नर रहता है उस समय, बंगाल का जो गवर्नर रहता है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 1757 का प्लासी का युद्ध होता है और उस प्लासी के युद्ध में हमारे भारतीयों की गद्दारी की वजह से, यही कह सकते हैं कि गद्दार पहले भी हुए थे और आज भी गद्दार हमारे समाज में और हमारे देश में विद्यमान है। उन गद्दारों की कमी नहीं है। हम अब उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अपने थोड़ा सा सामाजिक बातें करते हुए अपने टॉपिक से हट जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, तत्कालीन गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं और हमेशा आने वाले समय में हर जगह गद्दार रहेंगे। उन्हीं गद्दारों से निपटने की आवश्यकता है हमें और आपको मिलकर के समाज को एक सुदृढ़ समाज बनाने के लिए। चलिए, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और उस प्लासी के युद्ध में गद्दारों की वजह से प्लासी का युद्ध जो है
अंग्रेजों के हाथ आ जाता है, अर्थात प्लासी का युद्ध, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। अब प्लासी का युद्ध कैसे होता है इसके बारे में हमारा डिटेल वीडियो नहीं है, इससे पहले मैं वीडियो डाला हूं कि प्लासी का युद्ध क्या होता है। 1757 का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। तत्कालीन बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, और उस बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेज अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय जो है अंग्रेज अकेले शासन नहीं करते, कोई व्यक्ति शासन कहीं पर नहीं करता है, एक ग्रुप शासन करता है और उसी ग्रुप का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी हमारे देश में 1764 में पूरी तरीके से शासन करने के योग्य बन चुकी थी। अब जब यहां के लोग क्या करते थे, यहां के लोगों में कोई नियम रेगुलेशन नहीं था, एक कोई नियम रेगुलेशन से शासन नहीं कर रहे थे, जिसका जहां मन हो रहा था तहां से शासन कर रहे थे, जिसका जहां मन हो रहा था तहां से व्यापार कर रहे थे, और व्यापार करने के बाद इनके पास जो सामान होता था बेच करके अकेले लेके भाग जाते थे इंग्लैंड में। यहाँ के अधिकारी जो है सामान लेकर के इंग्लैंड भाग जाते थे, तो इंग्लैंड में इनको जो है हे दृष्टि से देखा जाने लगता है कि ये जो है भारत से ईमानदार बेईमानी से जो है सामान मतलब कि बेईमानी से कमा करके हमारे देश में वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश वालों को भी, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन को भी लगा कि अगर इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी करती रहेगी तो एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से भी आगे चली जाएगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी, और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरीके से काम करती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की संसद पे भी अधिकार जमा लेगी। तो ब्रिटेन की संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार जताने के लिए 1773 में, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि उसे क्या करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चल रहा था अपने मनमर्जी जो काम कर रहे थे, उसी मनमर्जी को रोकने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ठीक है, तो पूरे पृष्ठभूमि को आप समझ चुके होंगे कि क्यों रेगुलेटिंग एक्ट आता है। मोटी मोटा आप इसे समझिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट इसी वजह से आता है कि ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह मनमाने तरीके से यहां पे शासन कर रही थी, उस पर कोई लगाम नहीं था, ना ही उसका कोई रेगुलेशन था, ना ही उसका कोई अधिकारी होता था, सब अपने अपने हिसाब से शासन करने लगे थे। इसी को देख करके ब्रिटेन के संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना शासन दबाने के लिए, शासन बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसे देखने का आप प्रयास करिएगा। आपके सामने स्लाइड लगाया गया है, उस स्लाइड को पढ़िएगा। ठीक, आपके सामने स्लाइड लगाया गया है, उस स्लाइड को देखिएगा। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस पर सबसे पहली बात क्या होता है, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना होती है। आप सभी लोग जानते हैं कंपनी पर जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की स्थापना के लिए ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। दूसरे नंबर पर आपको ध्यान देना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है। यहां पर जो है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है। कहां होती है? ब्रिटेन में। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है जिसमें 24 सदस्य होते हैं। किस लिए होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए होता है। दूसरी बात है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना होती है जिसमें 24 सदस्य होते हैं। अब तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बंगाल का उस समय गवर्नर होता था, ध्यान से सुनिएगा, जो बंगाल का गवर्नर होता था अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। उस समय जो है भारत देश में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक बंगाल था, एक मद्रास था और एक बंबई था। इन तीनों प्रेसिडेंसियों का एक तरीके से शासन जो है बंगाल से ही चलाया जाता था। तो अब वर्तमान में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स को ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखिएगा। इसी के माध्यम से 1773 के ही माध्यम से एक न्यायालय की स्थापना की जाती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है 1773 के ही तहत। लेकिन ध्यान रखिएगा 1773 में नियम आता है, लेकिन जो न्यायालय बनकर तैयार होता है कलकत्ता में, वो 1774 में बनकर तैयार होता है। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, इसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन कौन थे जो 1774 में बनाया गया था, तो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, 1774 में बनाया जाता है। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा
वारेन हेस्टिंग्स से सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद बनाई जाती है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा वो अकेले शासन नहीं करेगा, वह जो है मनमानी तरीके से शासन नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अकेले शासन करता है तो उसके मन में तानाशाही उत्पन्न हो जाएगी। इसी वजह से उसके सहयोग के लिए 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, मंत्रिमंडल बनाया जाता है। ठीक उसी तरीके की व्यवस्था उस समय भी की गई कि गवर्नर जनरल अपने मन से पूरी तानाशाही तरीके से शासन न करे। इस वजह से 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई कि जिससे जो है उसे वो राय दे, ठीक है, जिसे राय दे और बहुमत से काम किया जाए। कभी भी कोई काम एक व्यक्ति अकेला नहीं करेगा, बहुमत से ही काम किया जाएगा, रेफरेंडम जिसे बोला जाता है। और संवैधानिक विकास इसी तरीके से हुआ है। आज भी हमारे यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा चलता है, जिसके पास बहुमत ज्यादा होगा वही हमारे देश की सत्ता चलाएगा और वही हमारे समाज की भी सत्ता चलाएगा। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है आप उसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, सबसे पहली बात उसमें है कि संसदीय नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। ठीक है, संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया गया और भी ज्यादा बढ़ाया गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। पहले में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी 73 में। इसमें जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई जिसमें 6 सदस्य थे। सबसे और बड़ी बात इसमें क्या थी, पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य हुआ करते थे गवर्नर जनरल को सुझाव देने के लिए। वहां पर 4 सदस्य होते थे, यहां पर 3 सदस्य हो गए, 1 सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यही था। जो इंपॉर्टेंट है यही है कि गवर्नर जनरल के जो सदस्य होते थे उनकी संख्या 3 कर दी गई। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद बीच में एक संशोधन अधिनियम आता है जिसे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं स्लाइड लगा दे रहा हूं, उसे पढ़ लीजिएगा। 1784 में एक संशोधन अधिनियम आता है। यह जो है मुख्यतः कार्नवालिस के संबंध में लाया जाता है। इसमें जो है गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति नियुक्त कर दिया जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वह जो है मुख्य सेनापति होगा, उसके हाथ में सेना होगी, वह चाहे जो करेगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था। इसमें एक चीज और रखिएगा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। किसे? गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दिया गया। पहले 1773 और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में होता था कि बहुमत से ही जो गवर्नर जनरल होगा वो फैसला लेगा, लेकिन 1784 का जो संशोधन अधिनियम आया उसमें जो है एक तानाशाही रवैया दे दिया गया गवर्नर जनरल को कि गवर्नर जनरल अपने परिषद के सदस्यों का जो सुझाव आएगा उस सुझाव को रद्द भी कर सकता है, माने या ना माने उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यही 1784 का संशोधन अधिनियम था। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आगे ध्यान रखिएगा, 1793 में चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, कंपनी को नियंत्रित करने के लिए चार्टर एक्ट आते रहते हैं और यह जो है 20-20 वर्ष के लिए आता है। 1793 में 20 वर्ष के लिए आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके स्लाइड पे लगाया जा रहा है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसमें जो है कंपनी के शासन को 20 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है, कंपनी के शासन को 20 वर्ष बढ़ा दिया जाता है। प्रारंभ में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आती है तो महारानी एलिजाबेथ ने कितने दिन का दिया था टेंडर, 15 वर्ष का केवल दिया था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज तक 1793 तक चलता रहा। जिस तरीके से आरक्षण को प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए प्रावधान दिया गया था, आरक्षण का प्रावधान, और आज तक आरक्षण 10-10 वर्ष बढ़ाते आज तक चल रहा है। ठीक उसी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में 15 वर्ष के लिए केवल शासन करने भारत में आई थी, लेकिन जब उसे ज्यादा फायदा होने लगा, उससे जो है ब्रिटिश संसद को भी ज्यादा फायदा होने लगा, ब्रिटिश सरकार को भी ज्यादा फायदा होने लगा, तो धीरे धीरे ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा सुझाव दिए गए, ज्यादा खोलने का मौका दिया गया। ठीक है, तो 93 के चार्टर एक्ट में क्या होता है, 20 वर्ष के लिए शासन बढ़ा दिया जाता है कंपनी का। और इसमें जो है सबसे बड़ा बात क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई और मद्रास का पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। पहले भी बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वह मद्रास और बंबई का अधिकारी होता था, मुख्य कार्यकर्ता, मुख्य सीईओ होता था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था, लेकिन उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था।
बंगाल का गवर्नर जनरल बंबई के गवर्नर जनरल के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। बंबई का गवर्नर जनरल अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? 1793 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह चाहे तो बंबई के भी गवर्नर जनरल को देख सकता है कि आपने क्या किया है, अर्थात उससे भी हिसाब ले सकता है, और मद्रास के भी गवर्नर जनरल से हिसाब ले सकता है कि बेटा तुमने किया क्या है, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ाया जाता है, और 1793 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास के गवर्नर जनरल और बंबई के गवर्नर जनरल के पर्यवेक्षक का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। आइए चलिएगा, 1793 के बाद जब 20 वर्ष के लिए शासन बढ़ा दिया जाता है तो 1813 में पुनः एक चार्टर एक्ट आता है। 20 वर्ष के बाद आता है, 93 में आता है, फिर उसके बाद कब आएगा? 1813 में आएगा। 1813 में भी आप याद रखिएगा, 1813 में आप याद रखिएगा, एक बार पुनः कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। क्या किया जाता है? एक बार पुनः कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। अभी तक क्या होता था कि कंपनी ही भारत सरकार में व्यापार कर सकती है और कोई व्यापार नहीं कर सकता है। अब जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। अर्थात 1813 के चार्टर एक्ट में, ध्यान से सुनिएगा, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार कंपनी कर रही थी उस मोनोपाली को रखा गया। मोनोपाली का मतलब होता है एकाधिकार, उसे रखा गया। कहा गया कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल कंपनी करेगी, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और भी कई व्यापार थे, कपड़े के व्यापार थे, मसाले के व्यापार थे, ये सभी व्यापार अब कंपनी तो करेगी, लेकिन कंपनी के अतिरिक्त कोई व्यक्ति अगर ब्रिटेन से आता है तो वह भी जो है व्यापार कर सकता है। अब उस पर कंपनी रोक नहीं लगाएगी, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट में ध्यान रखिएगा, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस बात को, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को अभी भी कंपनी के हाथ में रहने दिया जाता है। और इस पर एक चीज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बार भारत में शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपया आता है। कब आता है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया जाता है कि भारत में शिक्षा के लिए हम प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया व्यय करेंगे, ठीक है। यह 1 लाख रुपया हमें जो है बड़ा आदमी बनाने के लिए, हमें शिक्षित बनाने के लिए नहीं लाया गया था। यह 1 लाख रुपए बजट का प्रावधान इस वजह से लाया गया था, हम समझें कि ब्रिटेन वाले हमारे साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं और जो काम कर रहे हैं हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका सीधा सा उद्देश्य था, इन्हें शोषण करना है इनका, लेकिन ये समझ भी नहीं पाए कि हम इनका शोषण कर रहे हैं। इन्हें लगे कि हम इनके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम इनके लिए ही काम कर रहे हैं। इसी वजह से शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय करने का बजट लाया गया था, ठीक है। 1 लाख रुपए शिक्षा पर बजट का अधिकार, 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने का जो प्रावधान लाया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत लाया गया था। और आगे एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी 1813 के चार्टर एक्ट में, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार और प्रसार करने का छूट दे दिया गया। कोई भी ईसाई मिशनरी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बाहर के देशों से भारत में आकर के ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, वो खुली तरीके से भारत में आते हैं। वो जो है भारत के निवासियों को जो हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, उन्हें किसी तरीके से समझा बुझा करके ईसाई धर्म को स्वीकार कराएं, ईसाई धर्म को बतलाएं। ये चीजें छूट दी गई कि आप आइए हमारे देश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, चाय और चीनी को छोड़ करके। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का व्यय किया जाता है। शिक्षा पर क्या होता है? 1 लाख रुपए का व्यय किया जाता है। और ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छूट दी जाती है, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट में यही 3 चीजें आपके लिए जाननी आता है। 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट आता है। इसमें जो है 1813 के चार्टर एक्ट में चीन और चाय का व्यापार अभी कंपनी के हाथ में था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। अब कंपनी के हाथ में चाय का भी व्यापार नहीं रहता है, चीन के साथ व्यापार भी नहीं रहता है। अब कोई भी व्यक्ति चाय का भी व्यापार, चीन के साथ भी व्यापार, कपड़े का व्यापार,
सब कुछ कर सकता है। अर्थात 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः व्यापारी के एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 1813 में पूर्णतः नहीं समाप्त होता है, चाय और चीनी का व्यापार छोड़ दिया जाता है कंपनी के हाथों में, लेकिन 33 में सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसी में जो है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरियों में, ये भी आता है 1833 के ही चार्टर एक्ट में। उसके बाद 1833 के ही चार्टर एक्ट में सबसे बड़ा जो काम होता है वह होता है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ध्यान से सुनिएगा, 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। समझ में आया ना? और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप सभी लोग विलियम बेंटिंग का नाम सुने होंगे। 1828 में सती प्रथा के अंत करने में इसका महत्वपूर्ण रोल था। राजा राम मोहन राय जी के पथानुसार, निर्देशानुसार इन्होंने ही सती प्रथा नामक एक अशिक्षित प्रणाली को हमारे देश से बंद किए थे। अच्छी चीज थी, सती प्रथा बंद हुई। इसमें एक चीज और जानने वाली बात है, क्या है? परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। ठीक है, परिषद में एक ऐसे सदस्य को जोड़ा गया जिसमें एक कानून का ज्ञाता हो, और जो प्रथम विधि सदस्य था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले, जिसने हमारे देश में जो है शिक्षा को लाने के लिए, मतलब कहीं पर बात होती है शिक्षा के लिए तो कहा जाता है लॉर्ड मैकाले ने ही हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाया था सबसे पहले। तो 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल का परिषद बनता था उसमें जो है एक विधि सदस्य की मांग की गई कि एक विधि सदस्य जोड़ा गया। लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि सदस्य था, लेकिन उस विधि सदस्य को किसी मुद्दे पर वोट देने का अधिकार नहीं था। सबसे बड़ी बात थी, विधि सदस्य तो जोड़ा गया, पहले कितने सदस्य थे? पहले 4 सदस्य थे, फिर 3 सदस्य हुए, अब एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया, अब 4 सदस्य फिर हो गए। लेकिन 4 सदस्य होने से क्या फायदा? विधि सदस्य को जो है वोट डालने का अधिकार ही नहीं दिया गया। किसी मुद्दे पर अगर बात फंसती है तो विधि सदस्य केवल मुंह से बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, आगे है 1833 के ही चार्टर एक्ट के तहत, ध्यान से सुनिएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा का अंत किया गया। ठीक है, भारत में दास प्रथा का अंत 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया, लेकिन यह एक क्या थी? एक अवधारणा बन चुकी थी दास प्रथा का। यह दास प्रथा तुरंत तो समाप्त नहीं हो सकता था। 1833 के चार्टर एक्ट में कागजी रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसे समाप्त होने में 10 वर्षों का समय लग गया। 1843 में जाकर के दास प्रथा पूर्णतः समाप्त होता है हमारे देश से। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दास प्रथा को समाप्त करने वाला हमारे देश में गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड एलन बेरो। लॉर्ड एलन बेरो के ही शासनकाल में हमारे यहाँ से दास प्रथा की समाप्ति होती है। उसके बाद एक एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट। 1813, 1833, 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, यह चार्टर एक्ट जो है भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है, आप सभी लोग जानते हैं 1857 में होता है, उसके पहले ही यह चार्टर एक्ट आता है। और इस चार्टर एक्ट के तहत सबसे बड़ा जो काम होता है वह काम होता है कि अब जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी वह जो है प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके तहत अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से कराई जाने की अनुशंसा की गई थी? तो वह था 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ही सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ होती है और उसी से ही अधिकारियों की नियुक्ति अब होने लगती है। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को लाया गया था, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा दे दिया गया, अर्थात उसे वोट देने का अधिकार भी दे दिया गया। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, यही 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ध्यान में रखना है। आप किताबें पढ़ेंगे तो इतना ज्यादा मैटर दिया गया है, लेकिन इस मैटर को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हैं वही चीजें पढ़नी। जितना आपने पढ़ा है 1853 तक कंपनी का शासन चल रहा था। ठीक है, अब 1857 की क्रांति आएगी। आप सभी लोग क्रांति पढ़े होंगे, 1857 की क्रांति क्यों होती है, कैसे होती है, इस पर मैं तो स्पेशल वीडियो बना दूंगा। लेकिन
1857 की क्रांति से पहले 1853 तक के जो चार्टर एक्ट आते हैं वो आते हैं। ठीक है, यह चार्टर एक्ट क्यों आते हैं? कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए यह चार्टर एक्ट आते हैं। अब 1857 में जब क्रांति हो जाएगी, कंपनी एकदम तबाह हो जाएगी, कंपनी को लगेगा कि अब हम यहाँ पर शासन ही नहीं कर पाएंगे और ब्रिटिश संसद को भी लगेगा कंपनी जो है अब शासन करने योग्य नहीं है, तो कंपनी का शासन जो है पूर्णतः 1858 में खत्म कर दिया जाता है और सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 1858 का अधिनियम जो आता है उससे लेकर के 1947 तक के जो अधिनियम आते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए, यह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मैंने 1853 के चार्टर एक्ट तक आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास किया है और यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं। मैं बार बार बताता हूँ, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था है तो भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान किस तरीके से बनना शुरू होता है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं और अच्छे तरीके से पूछे गए। अगर आपने वीडियो को मन से देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमें मोटिवेशन देने के लिए एक अच्छा सा कमेंट लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैं जो ये काम कर रहा हूँ ये मेरा शौक है और मैं शौक के रूप में काम करता रहूँगा और आपका भी दायित्व बनता है, अगर मैं शौक के रूप में काम कर रहा हूँ तो आप भी हमारा मोटिवेशन करने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, करेंगे तो भी अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपसे कुछ लिया जाए। धन्यवाद आपका।